बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 12th में। जैसा कि आप लोगों ने 11th में देखा कि हमारे जो YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में हमने लगभग सारा सिलेबस A to Z कवर किया। केवल जो है लास्ट जो चैप्टर था उसका कुछ पार्ट रह गया था। लेकिन यहां पर अब क्लास 12th में मैं A to Z पूरा सिलेबस कवर करूंगा। और यदि आप हमारे चैनल को लगातार सीरियसली देखते रहे तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आप यूपी बोर्ड में टॉप करने जा रहे हैं और कहीं भी आपको कोई ट्यूशन आदि पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बस शर्त केवल एक ये है कि आप हमारे चैनल को देखें, समझें और यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछिएगा। हम निश्चित रूप से उसको और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आज हम पहला वीडियो नए तरह से बना रहे हैं और उसको समझिएगा और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो निश्चित रूप से कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहला टॉपिक, जो कि विद्युत आवेश से संबंधित है। ऐसा हम मानते हैं कि विद्युत आवेश के बारे में आप लोग पिछली क्लासों में कुछ न कुछ पढ़ चुके हैं। एक्चुअल में विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण आवेशित वस्तुएं अन्य वस्तुओं पर विद्युत बल आरोपित करती हैं। तो आज हम विद्युत बल आवेशित वस्तुओं के बीच कितना लगता है उसको भी देखेंगे, कूलम का नियम पढ़ेंगे और जो सिलेबस की बातें हैं, टॉपिक्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम शॉर्ट में देखते हैं कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा है। तो बात हो रही है आवेशित वस्तुओं की, यानी जब वस्तुएं आवेशित होती हैं तो वो जो है दूसरी वस्तुओं पर विद्युत बल आरोपित करती हैं। तो ये वस्तुओं को आवेशित कैसे किया जाता है ये भी पढ़ा है। आवेशित करने की सबसे आसान विधि जो है वो घर्षण विधि है। यानी जब हम किसी उचित वस्तु को लेकर के वो भी वस्तु क्या होनी चाहिए, कुचालक होनी चाहिए। जैसे प्लास्टिक का पेन हमने लिया और अपने सूखे बालों से रगड़ा तो वो प्लास्टिक का पेन आवेशित हो जाता है और वो जो है छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। यानी जब वस्तु आवेशित होगी तो वो अन्य वस्तुओं पर, चाहे वो आवेशित हो चाहे आवेशित न हो, दोनों प्रकार की वस्तुओं पर विद्युत बल लगाएगी। ये ऐसा पढ़ चुके हैं। तो एक तो घर्षण द्वारा हम वस्तुओं को आवेशित कर लेते हैं। दूसरी वस्तु जो होती है, दूसरा तरीका जो होता है वो है चालन द्वारा। यानी कोई वस्तु आवेशित है, आवेशित वस्तु को हम अनावेशित वस्तु से स्पर्श करा देते हैं तो वो अनावेशित वस्तु भी जो है आवेशित हो जाती है। और तीसरा तरीका था प्रेरण। प्रेरण द्वारा भी हम दूसरी वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। ऐसा पिछली क्लास में पढ़ा है। हम उन विधियों को नहीं बताने जा रहे हैं कि कितनी विधियों से हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। हम बात उससे आगे की करेंगे, हालांकि शॉर्ट में हम उसको सबको डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि कोई कांच की छड़ है, कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ जो है आवेशित हो जाती है। हमने कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ा तो कांच की छड़ आवेशित हो गई और रेशम का टुकड़ा भी आवेशित हो गया। लेकिन दोनों पर जो आवेश आया वो बराबर और विपरीत था। यदि एक धनावेशित हुई तो दूसरी ऋणावेशित हो गई। उसी तरह से पढ़ा था कि एवोनाइट की छड़ को फर या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ और फर या बिल्ली की खाल दोनों साथ साथ आवेशित हो जाते हैं। तो इस तरह से घर्षण द्वारा हमने वस्तुओं को आवेशित करना समझा। तो आवेश के प्रकार जो थे वो बताए गए कि दो प्रकार से वस्तुएं आवेशित होती हैं। या तो वस्तु धनावेशित होती है या ऋणावेशित होती है। ये धनावेश या ऋणावेश का नाम देने का काम जो है अमेरिकन साइंटिस्ट जो बेंजामिन फ्रैंकलिन हुए उन्होंने बताया था। यानी वस्तुएं धनावेशित होंगी या ऋणावेशित होंगी, ये नाम देने का काम
अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। यानी वस्तुएं धनावेशित होती हैं। धनावेशित का मतलब यह हुआ कि उन वस्तुओं में धनावेशों की जो है अधिकता है ऋणावेशों की तुलना में। यानी ऋणावेश वहां पर कम है और धनावेश अधिक है। और यदि कोई वस्तु ऋणावेश है तो इसका मतलब उस वस्तु पर ऋण आवेशों की तुलना जो है करें। यदि धनावेशों थे तो ऋणावेश जो है अधिक मात्रा में है धनावेश की तुलना में। और ऐसा पाया जाता है कि ये जो वस्तु धनावेशित होती है या ऋणावेशित होती है, ये इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होती है। यानी जो वस्तु धनावेशित होती है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज करती है, खो देती है। और जो वस्तु ऋणावेशित होती है तो वो जो है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को अपने ओर खींच लेती है, अपने में ले आती है। यानी उस वस्तु पर जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या धनावेशों यानी प्रोटॉनों की संख्या से अधिक होती है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो इसको यदि हम इस आधार पर समझें, जिसको हम कहते हैं कि विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, तो सामान्य रूप से जो है प्रत्येक पदार्थ जो है विद्युत उदासीन होता है। प्रत्येक पदार्थ किससे बना है? परमाणुओं से मिलकर बना है। किसी परमाणु के अंदर नाभिक होता है। नाभिक में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन कण है। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावेशित होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो किसी भी परमाणु में सामान्य रूप से इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होती है जितनी की प्रोटॉनों की संख्या है। यानी प्रत्येक परमाणु सामान्य रूप से विद्युत उदासीन होता है। जितना धनात्मक आवेश है उतना ही ऋणात्मक आवेश है। इस तरह से पूरा पदार्थ भी जो कि परमाणुओं से मिलकर के बना है विद्युत उदासीन होता है। तो जब वस्तु को, पदार्थ को आवेशित किया जाता है, जैसे मान लिया घर्षण के विधि से हम कर रहे हैं आवेशित, तो घर्षण के समय क्या होता है? जो वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है, खो देती है, वो धनावेशित हो जाती है। जैसे कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर वो धनावेशित हो जाती है, क्योंकि कांच की छड़ ने कुछ इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं। यानी वो कहां चले गए हैं? रेशम में चले गए हैं। तो रेशम उसी समय ऋणावेशित हो गया और कांच की छड़ जो थी वो धनावेशित हो गई। उसी तरह से जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो रगड़ने पर क्या हुआ कि एवोनाइट की छड़ ने कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ले लिए। कहां से? बिल्ली की खाल से। तो बिल्ली की खाल ने कुछ इलेक्ट्रॉन एवोनाइट की छड़ पर स्थानांतरित कर दिए, जिससे कि एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो गई और बिल्ली की खाल जो थी वो धनावेशित हो गई। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जब किसी वस्तु को आपस में, और वस्तुएं कैसी होनी चाहिए? कुचालक होनी चाहिए। रगड़ने वाली घर्षण विधि में यदि वस्तुओं को हम आवेशित करना चाह रहे हैं तो वस्तुएं जो हैं वो कुचालक होनी चाहिए। तो हम वस्तुओं को धनावेशित या ऋणावेशित कर सकते हैं। देखिए, इन बातों को हमने नोट भी कर रखा है, हालांकि ये सब बातें पहले भी पढ़ चुके हो। और एक बात और भी पढ़ी थी, वो क्या थी कि समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। यानी धनावेशित और ऋणावेशित वस्तुओं के बीच में आकर्षण होगा, और यदि दो वस्तुएं धनावेशित हैं या दोनों ऋणावेशित हैं तो उन वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ये सब बातें पहले से पढ़ चुके हो। अब हम जो आगे बताने जा रहे हैं ये निश्चित रूप से आपके क्लास 12th का सिलेबस है, लेकिन ये जो बेसिक शुरुआत थी ये भी जानना जरूरी था। तो आइए देखिए, मैंने कुछ लिख रखा है। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? विद्युत आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है जिसके कारण आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत बल कार्य करता है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में पढ़ाया जा चुका है कि यदि किन्हीं दो उपयुक्त कुचालक पदार्थों जैसे कि कांच की छड़ को रेशम से, एवोनाइट की छड़ को फर या बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो इनमें
हल्की वस्तुओं जैसे कागज के छोटे टुकड़े आदि को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस अवस्था को कहा जाता है कि वस्तुएं आवेशित हो गई हैं। यानी जो रगड़ी जाने वाली वस्तुएं थीं, कांच की छड़ और रेशम का टुकड़ा, एवोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल, ये क्या हो गई? आवेशित हो गई। और आवेशों के प्रकार जैसा कि मैंने बताया, दो होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। और ये काम किया था अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि धनावेशित वस्तुएं होती हैं और ऋणावेशित होती हैं। ये दो प्रकार का आवेश होता है, धनावेश और ऋणावेश। और विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत मैंने अभी बताया। अब हम आवेशन की विधियां जो थी वो भी हमने पिछली क्लासों में पढ़ी हैं, इनको हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। घर्षण विधि, चालन विधि और प्रेरण विधि। अब हम अपने सिलेबस पर आते हैं। वो सिलेबस जो है वो क्या है? सबसे पहला आवेश के बारे में तो जान लिया। अब हम विद्युत आवेशों के मूलभूत गुणों की बात करेंगे कि ये मूलभूत गुण क्या होते हैं विद्युत आवेशों के। तो सबसे पहला मूलभूत गुण जो है वो क्या है? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दो विपरीत आवेशित वस्तुओं के बीच या दो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है तथा समान प्रकार की आवेशित वस्तुओं या समान प्रकार के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है। दूसरा है आवेश का संरक्षण। इसकी बात हम करेंगे डिटेल में, क्योंकि कई बार जो है इन गुणों के बारे में पूछा भी जाता है। एक सेकंड। तो हम आवेशों के गुणों की बात करने जा रहे हैं और जो हमने सेकंड नंबर पे लिख रखा है आवेश का संरक्षण, इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए डिटेल में। आवेश का संरक्षण, इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। ठीक यहां पर भी वही बात कहनी है कि पहले तो हम कुछ दूसरे शब्दों में कहते हैं, किसी विलगित निकाय, इसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। किसी विलगित निकाय पर आवेश नियत रहता है, नियत रहता है। या हम अपने, ये हो गया, या फिर कहें कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। आवेश का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो इनमें से कोई भी बात लिख दो। विलगित का मतलब है कि बिल्कुल अलग, किसी के टच में ना हो, ऐसा सिस्टम, ऐसी वस्तु जो किसी दूसरी वस्तु के साथ या निकाय के साथ स्पर्श रूप में रखी ना हो, उसको हम विलगित निकाय कहेंगे। तो जब वो किसी के स्पर्श में नहीं है कोई वस्तु या सिस्टम, तो उस पर जितना भी आवेश है वो बना रहेगा, न घटेगा न बढ़ेगा। या फिर हम ये लिख दें कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है।
ये भी आवेश का संरक्षण का ही सिद्धांत है ना। जो तीसरा गुण है वो है आवेशों की योज्यता। तीसरा है आवेशों की योज्यता। ये क्या है, इसको समझिए जरा। तीसरा पार्ट है आवेशों की योज्यता। इसको कहते हैं इंग्लिश में एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो किसी वस्तु या निकाय पर उपस्थित आवेशों की मात्रा, आवेश की मात्रा ले लेते हैं, आवेश की मात्रा निकाय पर मौजूद, पर या में, निकाय पर मौजूद विभिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। एडिटिविटी है, मतलब जोड़ करके हम प्राप्त कर सकते हैं। किसी निकाय पर उपस्थित आवेश की मात्रा निकाय पर मौजूद विभिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। विभिन्न आवेशों की मात्रा कह सकते हैं, विभिन्न आवेशों की मात्रा के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब यदि कोई ये निकाय है और इस पर मान लिया Q1 एक आवेश है, दूसरा प्लस Q2 है, माइनस जो है 3Q3 है और प्लस NQN है, तो इस वस्तु पर, इस निकाय पर कुल कितना आवेश होगा ये पता करने के लिए आवेशों की योज्यता वाली प्रॉपर्टी लगाएं, गुण लगाएं, तो क्या होगा कि किसी निकाय पर उपस्थित आवेश की मात्रा जो होगी निकाय पर मौजूद विभिन्न आवेशों की मात्रा के बीजगणितीय योग के बराबर कर दीजिए। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश बराबर हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा -Q1 प्लस Q2 माइनस 3Q3 प्लस, सब जोड़ते चले जाइए और अंतिम आवेश को भी जोड़ दीजिए। तो ये हमें उस वस्तु पर, उस निकाय पर या निकाय में मौजूद कुल आवेशों की मात्रा हमें पता लग जाएगी। सिंपल जोड़ करके हम पता कर लें। बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो धनात्मक आवेश है उसको प्लस साइन के साथ लेंगे और यदि जो ऋणात्मक आवेश होगा वो ऋण आवेश के रूप में ले लेंगे। और अंतिम जो गुण है वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आवेश का क्वांटीकरण। चौथा है आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसके अनुसार किसी निकाय या वस्तु पर मौजूद आवेश सदैव एक न्यूनतम आवेश, ये न्यूनतम आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, किसी निकाय पर मौजूद आवेश सदैव एक न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणक होता है। यदि इलेक्ट्रॉन
का आवेश E है, तो इस नियम के अनुसार, इस गुण के अनुसार किसी निकाय पर मौजूद आवेश सदैव एक न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो आवेश जो है Q बराबर होगा प्लस माइनस n इंटू ई, जहां यहां n बराबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। n का मान कोई भी संख्या हो सकती है। अब धनात्मक आवेश होगा या ऋणात्मक आवेश होगा, यहाँ E बराबर जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अभी हम बात करने जा रहे हैं कूलम क्या है। कूलम, तो ये जो है 4 विशेष गुण हैं किसी आवेश के या आवेशित वस्तुओं से संबंधित। अब आवेश का मात्रक की बात करेंगे। आवेश का मात्रक, तो एसआई मात्रक जो है, आवेश का एसआई मात्रक जो है वो कूलम है। और ये बड़ा मात्रक है। एक कूलम जो होता है वो 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU के बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। इसके अलावा कुछ छोटे मात्रक जिनका हम प्रयोग करते हैं न्यूमेरिकल वगैरह में, वो हम देख लें, जान लें वो क्या होता है ना। तो एक कूलम जो है, कई बार हम क्या करते हैं माइक्रो कूलम के टर्म्स में लिखते हैं। तो एक माइक्रो कूलम, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 म्यू सी बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। 1 नैनो कूलम, इसको हम NC ऐसे लिखते हैं बराबर 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। या फिर 1 पिको कूलम, 1 PC 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम। ये कुछ छोटे मात्रकों का हम प्रयोग करेंगे। हैं सब कूलम भी, बस माइक्रो लगा दिया गया, नैनो लगा दिया गया, पिको लगा दिया गया। इनका जनरल रूप से हम प्रयोग न्यूमेरिकल वगैरह लगाने में करेंगे। इस तरह से बदला जा सकता है कूलम को या माइक्रो कूलम को कूलम में, ये हमने यहां से जान लिया है। अब जो हमारा पहला नियम आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला बेसिक नियम है, वो है कूलम का स्थिर विद्युत बल नियम का स्थिर विद्युत बल नियम। और ये मैंने नोट कर रखा है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो इस नियम के अनुसार देखिए, ये नियम जो है 2 बिंदुवत आवेशों के लिए अप्लाई होता है। यदि 2 बिंदु आवेश हैं उनके लिए ये कार्य करता है। तो इस नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो लगने वाला बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है? उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा ये बल जो है उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। और मैंने नोट कर रखा, किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलम्ब का नियम है। मान लिया यहां पर हम एक आवेश, बिंदु आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, बीच की दूरी R है। तो इस नियम के अनुसार माना 2 बिंदु आवेश Q1
तथा Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। तो इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार क्या हो जाएगा, बल जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा Q1 गुणा Q2 के, और F व्युत्क्रमानुपाती होगा उनके बीच की दूरी के वर्ग के। तो इन दोनों को मिला दें तो F अनुक्रमानुपाती हो जाता है Q1 Q2 बटे R का वर्ग। तो F, ये चिन्ह हटाएंगे तो एक हमें नियतांक लगाना पड़ेगा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये K क्या है, एक नियतांक है। यहां K एक नियतांक है, और यहां पर यह भी हमें नोट करना चाहिए जिसका मान आवेशों के बीच के माध्यम आवेशों माध्यम पर निर्भर करेगा। के का मान किस पर निर्भर करेगा, आवेशों के बीच में जो माध्यम मौजूद है उस पर निर्भर करेगा। आवेशों तथा दूरी के लिए गए मात्रकों पर निर्भर करता है। विशेष रूप से हम ये याद रखें कि के का मान किस पर निर्भर करता है, आवेशों के बीच माध्यम है। माध्यम मतलब वायु हो सकती है। आवेशों को जल के अंदर रख दिया जाए तो माध्यम जल हो गया। यानी आवेशों को जहां जिस माध्यम में रखा जाएगा उस माध्यम पर निर्भर करेगा के का मान। तो वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है ये भी हमें याद रखना है। वायु या निर्वात के लिए के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये मान है, और इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, और इसका मात्रक है न्यूटन मीटर का वर्ग पर प्रति कूलाम्ब का वर्ग। ये मात्रक है, देखिए, न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम्ब का वर्ग। ये कैसे आया, बहुत आसान है, ऐसा नहीं बहुत रटने की जरूरत है। देखिए यह बराबर क्या आया, के Q1 Q2 बटे R का वर्ग है। के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा F R स्क्वायर बटे Q1 Q2। अब देखिए F क्या होता है, बल होता है, तो ये तो हो गया न्यूटन, है ना, और R दूरी है तो ये हो गया दूरी का वर्ग है तो ये मीटर का वर्ग हो गया। Q1 Q2 कूलम्ब गुणा कूलम्ब बटे कूलम्ब का वर्ग। ये मात्रक निकालना और अलग से याद करने की जरूरत नहीं, मात्रक निकालना सीख लीजिए, है ना। अच्छा, इसमें एक नया टर्म आया है, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन डॉट। ये क्या है, इसके बारे में हम निश्चित रूप से अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, और हम यहां पर केवल ये बता देते हैं ये है क्या। तथा एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता, परमिटिविटी वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता कह सकते हैं ये। और इसका मान जो होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसका मात्रक इसका उलट देते हैं, क्या लिखते हैं, कूलाम का वर्ग बटे न्यूटन मीटर का वर्ग। ये हमें परीक्षा में पेपर में लिखा हुआ मिलता है, हालांकि याद रखें तो और अच्छी बात है। ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का मान है,
इसी तरह से हर माध्यम की अपनी अपनी विद्युशीलता होती है। इसके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में बात करने जा रहे हैं। और हमारा वीडियो पूरा देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरे स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। आप मेरा चैनल देखें और भी चैनल देखें, ठीक है ना। जब दो एक जगह देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन मैं क्या करूंगा कि पूरा सिलेबस A to Z न्यूमेरिकल के साथ कवर करूंगा, कोई चीज छोड़नी नहीं है। जो भी आपके सिलेबस में, यूपी बोर्ड के सिलेबस में या कोई और हिंदी मीडियम का यदि बोर्ड है, उसके सिलेबस को पूरी तरह से कवर करूंगा, हर बात को समझाऊंगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा वो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।